हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में दोस्तों, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। उस टाइम जो विधिक सेवा प्रदान करने वाला प्राधिकरण है वो करंट में चल रहा था, इसलिए क्वेश्चन वहां से पूछ लिया गया। हमसे पूछा है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन क्या है दोस्तों? पहला कथन कह रहा है कि फर्स्ट क्या कह रहा है कि रुपये 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को, मतलब निःशुल्क विधिक सेवाएं किन किन को दी जाती है, ये क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि 2 लाख से कम वाले वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तीसरा कथन कह रहा है कि 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सदस्यों को। और चौथा कह रहा है सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सीधी सी बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर भी आप आइडिया लगा सकते हैं। जो चौथा कथन है उस चौथे कथन में क्या बोला है दोस्तों? सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो ऐसा कोई आपको लगे एक्सट्रीम वाला, ये नहीं कि 100% ही सही हो सकता है चीज़ें। ये लॉजिक उस टाइम आप अगर देख रहे हो क्वेश्चन को, उस टाइम आप थोड़ा लॉजिक तो लगा ही सकते हैं कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को तो दी नहीं जा सकती कोई भी चीज़। तो ठीक है, तो चौथा कथन गलत कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ऑप्शन बचे हैं 2। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, अगर आपके पास 2 ऑप्शन भी निकल गए तो 2 ऑप्शन बचे। फिर आपको थोड़ा आइडिया लगाना होगा कि आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी क्या है, जो पैटर्न बदला है 2023 के पेपर में, आपने देखा होगा कि 1 युग में सही, 2 युग में सही, 3 युग में सही, ऐसा क्वेश्चन आए हैं। तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2 तो हमारे निकल गए ऑप्शन से, बचे 2। अब 2 युग में तो अभी भी एलिमिनेशन लग रहा है ना। अब ये जरूरी है कि मतलब एलिमिनेशन तो लगा है, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा ये कि भाई 2 कथन तो निकल गए, बचे 2 कथन। थोड़ा सा इसमें आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो, आपने अगर पढ़ा होगा इसके बारे में, तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि जो 1 लाख से कम वार्षिक वाले व्यक्ति हैं उनको विधिक निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाती है। और दूसरा, 2 लाख से कम आय वालों को, ट्रांसजेंडर जो है, उनको की जाती है। तो पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा भी गलत है दोस्तों यहाँ पे कि 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सदस्यों को, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो पहला और दूसरा कथन सही है। आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आ जाता आपको समझ में। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ पढ़नी है, करंट में कोई मुद्दा चल रहा है, उसको बिल्कुल आराम से पढ़ना है कि किस प्रकार। जैसे मान ली ये क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या पढ़ना था कि जो विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण, उसके बारे में पढ़ना होता है कि किन किन को लाभ मिलता है, किन को नहीं मिलता, उसमें क्या क्राइटेरिया है, ऐसे पढ़ना है कुछ चीज़ को, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम आया था 1987 में। इसमें आया था दोस्तों 1987 के द्वारा जो अधिनियम आया था, उसके द्वारा एक मुक्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए वैधानिक कानूनी सेवा प्राधिकरण है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें बोला गया है कि अधिकांश राज्यों के लिए नालसा के बारे में आपने पढ़ा होगा ने उन व्यक्तियों, सभी नहीं यहाँ पे, उन व्यक्तियों के लिए या उन व्यक्तियों को शामिल किया है
जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम हो, 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका मतलब 1 लाख से कम ही होनी चाहिए। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि 2 लाख से कम वार्षिक वाले ट्रांसजेंडर को, और बोला है कि 3 लाख से कम वाले ओबीसी वाले सदस्य को तो इनको नहीं दी जाती है, इसके अलावा सभी वरिष्ठ नागरिकों को नहीं दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। यह आपको थोड़ा बहुत समझने की बात है दोस्तों, कि आपने अगर कोई करंट मुद्दा चल रहा है इसको आराम से पढ़ना है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चीज़ देखनी है कि लाभार्थी कौन कौन थे, जो भी कोई सेवा दी गई है उसके मतलब कौन कौन इनके लाभार्थी नहीं है, आखिरकार इनका क्राइटेरिया क्या है, ये चीज़ आपको पढ़नी है आराम से, जब भी समझ में आएगा क्वेश्चन। और आजकल तो युग्म वाले क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रखना जरूरी हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों को किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो, ये 2018 में क्वेश्चन आया था। अगर मान लेते हैं तो 356 के अनुसार जो राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगता है, उसमें बोला है कि शक्तियों को किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा कथन है ऐसा? ठीक है, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। अगला है उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकरण के अधीन प्रायोजित होगी। अगला है दोस्तों उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति, चौथा है राष्ट्रपति उस राज्य से संबंध विधियां बना सकता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, इसमें पूछा है कि विशेष राज्य के संबंध में क्या चीज है यहाँ पे। तो एक मेन चीज क्या है दोस्तों, इसमें बी जो ऑप्शन है ये सही है कि उस राज्य की विधानमंडल की जो शक्तियां होती हैं वो संसद द्वारा उसके प्राधिकरण के अधीन प्रायोजित हो जाती हैं। मतलब संसद का उस पर कंट्रोल हो जाता है, संसद उसमें विधि बना सकती है। ये मेन चीज इसमें एक चीज ध्यान रखनी दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है जब 356 लगती है किसी राज्य में उसमें। इसके अलावा दोस्तों राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं दोस्तों या विधायी शक्तियां होती हैं वो क्या है, पूर्णतः केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। हो जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो मतलब एक प्रकार से दूसरा कथन है जो है सही है बिल्कुल। उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकरण के अधीन प्रायोजित हो जाती है। एक चीज ध्यान रखनी दोस्तों, अगर मैंने इसके बारे में थोड़ा नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपने क्वेश्चन किया, आप 356 के बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे, राष्ट्रपति शासन किस प्रकार लगाया जाता है, उसके क्या प्रभाव निकलते हैं, उसके क्या परिणाम निकलते हैं दोस्तों, आखिरकार क्या कौन कौन सी शक्तियां केंद्र के अधीन आ जाती है, ये चीज आपको पढ़ना है। मेरे क्वेश्चन करने का आपको एक ही चीज है कि आपको रिवीजन होना चाहिए दोस्तों, आपका रिवीजन होना चाहिए। आप जाके तुरंत देखिए कि 356 में क्या क्या होता है, 356 राष्ट्रपति शासन लगता है जब क्या प्रावधान होते हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं, तब तो ये क्यूज की जो सीरीज है दोस्तों तब तो आपको लाभदायक होगी। वरना आप कितना भी पढ़ लीजिए इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको भी ध्यान रखना है, आपको जाके यही क्वेश्चन सॉल्व करने, आखिरकार ये क्वेश्चन ऐसे आया अगली बार कैसे आ सकता है, यही तो एनालिसिस करना है आपको। इसका वो देखना है कि भाई कोर एरिया कौन सा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। मेरा कहने का मतलब है आपको बिल्कुल विश्लेषण करना है हर चीज़ का, तभी आपके क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ऐसे नहीं आएंगे हवा हवा में। ठीक है, मैं बता दूंगा, आपने वीडियो देख लिया फिर आप भूल जाएंगे, ऐसे नहीं दोस्तों। 356 के बारे में पढ़िए जाके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं दोस्तों, 2017 में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा है, देखो लास्ट में एक चीज ध्यान रखनी है कि सही कथन पूछा है या सही नहीं पूछा है, ये चीज ध्यान रखनी विशेषकर। ठीक है, पहला कथन है भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है।
यह पहला कथन है। दूसरा है कि संघ का गृह मंत्रालय जो होता है आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तैयार करता है। तीसरा कथन है निर्वाचन आयोग जो होता है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन के विलय के संबंध विवाद निपटाता है। तो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, आपने अगर निर्वाचन आयोग को पढ़ा होगा, आपको पढ़ना भी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि जो वर्तमान में जो है निर्वाचन आयोग 5 सदस्य ने होकर 3 सदस्य निकाय है। क्या दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखनी है, निर्वाचन आयोग 3 सदस्य निकाय है, संस्था है। इसमें क्या है दोस्तों, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है प्लस 2 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा निर्वाचन आयोग के कार्य, जिसमें एक मेन कार्य क्या है दोस्तों, और हाँ दूसरा कथन बोल रहे हैं कि संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। गलत है, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। ये जो कार्य दोस्तों ये निर्वाचन आयोग का है, चुनावों का मतलब चुनावों को कराना ये निर्वाचन आयोग का है, न कि गृह मंत्रालय का। दूसरा कथन गलत है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखनी, अगर दूसरा कथन गलत है पहला सही है, पहला भी गलत है, सॉरी पहला भी गलत है, 3 सदस्य निकाय, पहला कथन गलत है, दूसरा गलत है, बचा कौन सा, तीसरा, तो तीसरा ही सही है दोस्तों, इसका आंसर डी है। ये वाला है ना, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विलय से संबंध निपटान मतलब विवादों को निपटाता है, तो ये वाल बिल्कुल सही है दोस्तों, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है, तो इसका कथन 3 सही है, डी आंसर इसका। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बिल्कुल आपको देखना है बिल्कुल ऐसे बारीकी से कि संघ का गृह मंत्रालय ये काम तो नहीं करता, ये तो निर्वाचन आयोग का काम है, ऐसे ध्यान रखना है। बिल्कुल सिली मिस्टेक भी ध्यान रखनी है, सिली मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल आपको बिल्कुल एक एक लाइन पढ़नी है। यूपीएससी का क्या है कि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्वेश्चन में डाल देते हैं, और हम छोटी छोटी मिस्टेकों को ध्यान नहीं रखते, हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर लगाते हैं, तब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम अंदर देखते हैं एग्जाम पेपर एग्जाम हॉल में, तो हमारा ऐसा लगता है बहुत अच्छे क्वेश्चन गए, लेकिन बाहर आके पता चलता है कि हमारे बहुत क्वेश्चन तो गलत हो चुके हैं। वो सिली मिस्टेक होती है आपकी, इतनी सी गलती सी क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान पर लेने के लिए की गई थी। एक चीज ध्यान रखनी है, यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी टाइम नीति आयोग जो था वो पहले योजना आयोग था, उसको नीति आयोग में परिवर्तन किया गया था। अब नीति आयोग की संरचना क्या है, तो इसका आंसर सीधे सी बात है कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था नीति आयोग बनाकर। ठीक है, तो डी इसका आंसर है होने को, तो ये आपको पता भी होगा, उस टाइम एक करंट में था। नीति आयोग की संरचना के बारे में पता बताते हैं आपको थोड़ा सा कि नीति आयोग की संरचना क्या है, आखिर डिफरेंस क्या क्या हो गया इनमें, पहले जो योजना आयोग था इसमें और इसमें अंतर क्या है। देखो, इसका जो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का वो प्रधानमंत्री होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात, नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषद होती है दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद होती है, और इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों और क्षेत्रों से संबंधित है। विशिष्ट मुद्दों, जैसे मान लें राजस्थान का अलग मुद्दा है और पंजाब का अलग मुद्दा है, तो इसलिए क्या क्षेत्रीय परिषद बनाई गई है, ताकि उनका जो विशेष मुद्दा होता है उनका समाधान किया जा सके, कि समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषद की बात चल रही है, प्रधानमंत्री तथा राज्य के राज्यपाल, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं
एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल ये शामिल होते हैं इनमें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। नीति आयोग बनाया गया था योजना आयोग को हटाकर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी है दोस्तों। और इसके थोड़ा सा बारे में पता भी होना चाहिए कि नीति आयोग की संरचना क्या है, क्या परिवर्तन हुआ है, पहले क्या था अब क्या है, ये चीज ध्यान रखनी है। मेन चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप आंसर का ध्यान मत दीजिए कि भाई इसका आंसर योजना आयोग हो गया। नहीं नहीं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है आखिरकार ये तीनों आंसर क्यों नहीं हो सकते, फिर तीनों के बारे में पढ़िए। मानव अधिकार आयोग क्या है, वित्त आयोग क्या है, विधि आयोग क्या है। ठीक है, तभी क्वेश्चन का आप विश्लेषण कर सकते हैं। तभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मतलब अच्छे आपकी पकड़ को, आपके क्वेश्चनों को लेके जो प्रति जो मतलब एक प्रकार से डर होता है वो दूर हट जाएगा आपका, और आपको नॉलेज हो जाएगी। और नॉलेज हो जाएगी तो आप जो क्वेश्चन करेंगे ना आराम से करेंगे दोस्तों, धैर्य के साथ करेंगे, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन होगी तो कॉन्फिडेंस भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर को चुनिए। पहला है प्रधानमंत्री, तो बिल्कुल। दूसरा है अध्यक्ष वित्त आयोग, तो ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, वित्त आयोग का कोई काम नहीं होता इसमें। ठीक है, अगला है संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, और चौथा है राज्यों के राज्यपाल। इसमें दूसरा कथन है दोस्तों वो गलत है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे करके आता पहला कथन सही है, अगर ऐसे कहता एक युग में, दो युग में, तीन युग में ऐसे करके आता तो इसमें आता तीन युग में सही है, जबकि इसमें ऐसा नहीं था, क्योंकि 2013 का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर हो गया बी। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री जो होता है हमारा, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं इस टाइम, ये अध्यक्ष होते हैं। जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके अलावा प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं इसमें, मुख्यमंत्री, एवं केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं इसमें। किसमें? राष्ट्रीय विकास परिषद में। इसके अलावा नीति आयोग मैं लिख देता हूं मिटाकर थोड़ा सा, जो नीति आयोग होता है हमारा उसके सदस्य भी शामिल होते हैं इसमें, सदस्य शामिल है। किसकी बात चल रही है? राष्ट्रीय विकास परिषद की। एक चीज ध्यान रखनी दोस्तों, इसमें राज्यों के राज्यपाल शामिल नहीं होते। अगर मान लेते ऑप्शन में राज्यों के राज्यपाल भी होता तो इसमें गलत होता, ऑप्शन में जो भी होता नहीं होते। और इसके अलावा ये बोल रखा है ना वित्त आयोग, वित्त आयोग का कोई मतलब नहीं है यहां पे। जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग शामिल नहीं होता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, आपसे ऊपर दे रखा होता राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, और नीचे दे रहा होता कौन सा कथन सही नहीं है, और ऑप्शन में होता केवल दूसरा, तो आंसर होता केवल दूसरा। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन शामिल है। ये चीजें ध्यान रखनी है, यूपीएससी में ये चीजें मेन छोटी छोटी चीजें दे रखी होती है, बारीकी से आपको अध्ययन करना है, तभी आप क्वेश्चन को सही हैंडल कर सकते हैं, तभी आपको क्वेश्चन सही निकलेगा दोस्तों, एक्यूरेसी तभी निकलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? ये चीज ध्यान रखनी है। बोल रहा है कि संवैधानिक जो बॉडी है मतलब उनका उल्लेख नहीं है। संवैधानिक का मतलब है जो संविधान में उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन सी ऐसी, अब बोला है कि कौन कौन
जिन संविधान में उल्लेख नहीं है वो कौन कौन सी है इसमें दे रखा है, जिसमें राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय आयोग। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये तीनों ही संविधान में नहीं है, संविधान में किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि ये बनाई गई है कोई कार्यकारी आदेश निकाल कर, किसी को अलग तरीके से निकाला गया है, मतलब कि बनाया गया है, सॉरी। क्योंकि इसमें संविधान में अगर मान लेते यहाँ होता वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बात की गई है, तब तो वो संविधान में उसका उल्लेख होता, लेकिन इन तीनों का नहीं है दोस्तों। आंसर होगा डी। आपसे पूछा क्या गया है, नहीं है उल्लेख, आपको उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। क्षेत्रीय परिषद के बारे में बताता हूँ पहले। जो क्षेत्रीय परिषद है ये क्या है दोस्तों? तो क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है। अगर बोलता संवैधानिक निकाय, संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में उल्लेख हो, हमसे ये तो पूछा है संविधान में उल्लेख हो, लेकिन ऐसा उल्लेख तो है नहीं इन तीनों का, ठीक है। निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। क्योंकि उन्हें 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। अगला देखो दोस्तों, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी, दूसरा जो है इसमें, इसकी स्थापना हुई 6 अगस्त 1922 में। इससे अलावा तीसरा कथन दे रखा है योजना आयोग के बारे में। इसकी स्थापना हुई दोस्तों किसमें? मार्च 1950 में। मार्च 1950 में भारत सरकार के एक कार्यपालिका संकल्प द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये तीनों का उल्लेख संविधान नहीं है, ये बाद में बनाई गई थी, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये 2022 में क्वेश्चन आया था। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पिछले 5 साल के ट्रेंड एनालिसिस से पता चला है कि जो 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन का तरीका अलग हो सकता है। आपको 5वीं अनुसूची के बारे में पता होना चाहिए, 6ठी अनुसूची के बारे में बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मेरा मतलब यही है कि आपको ट्रेंड एनालिसिस पता होना चाहिए, किस प्रकार क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, कौन कौन सी वो टॉपिक है जिनको हमको बेस्ट करना है, बिल्कुल उनका रिवीजन बार बार करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके परिणाम हो सकते हैं? सर्वोच्च पूछा है यहाँ पे, सर्वोच्चतम प्रतिबंध। यूपीएससी का ये खास बात है दोस्तों, सर्वोच्चतम मतलब बेस्ट चीज पूछता है, बेस्ट क्या है इसकी परिभाषा, ठीक है। और यही क्वेश्चन मैंने इसका तरीका, इसकी वजह से क्वेश्चन अलग हो जाता है दोस्तों। पहला कथन है, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। इससे उस क्षेत्र का में एक स्थायी स्वशासी निकाय का सृजन होगा, ठीक है। अगला है, इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। ये कोई मतलब ही नहीं है। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे वे विशिष्ट कोटि की राज्य, ये भी हो सकता है मे भी, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी, बेस्ट पूछा है इसलिए इसका आंसर है, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों से अंतरित करने से रोक जाती है, इसलिए इसका आंसर ए है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, बेस्ट पूछता है तो आपको उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए उसके बारे में। तो अगर 5वीं अनुसूची में कोई क्षेत्र को लाया जाता है तो उसमें जनजातीय लोगों की जो जमीनें होती है, गैर जनजातीय लोगों की जमीन को अंतरित करने से रोक सकती है। उसमें जनजातीय लोगों की जमीनें ही होती हैं, नहीं कि गैर जनजातीय लोग, उनको अलग से नहीं किया जा सकता दोस्तों।
इसमें यही तो पूछा है। अब आपको काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है दोस्तों आज का, आपका होमवर्क ये है दोस्तों आज का कि होमवर्क क्या है, आपको 5वीं अनुसूची के बारे में पता करना है। 5वीं अनुसूची के बारे में पूरी चीजें पता करनी है, पूरा चीजें इन्फॉर्मेशन पता करनी है कि अगर 5वीं अनुसूची में किसी क्षेत्र को डालते हैं, कौन डालता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल, ये भी ध्यान रखना है आपको। और अगर वो इसी क्षेत्र में मतलब इसको डाल दिया जाता है तो उसकी कौन से अधिकार होते हैं, कौन कौन से विशेष अधिकार मिलते हैं उसे, उस क्षेत्र को, ये भी ध्यान रखना है। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, आपको ये चीज़ तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसको ट्रेंड एनालिसिस करो, उसके बारे में पता करो आखिरकार ये कथन सही क्यों नहीं है। ऐसे नहीं कि इसका आंसर ए है तो ए कर लिया ना आपका आंसर हो गया, ऐसे नहीं। आपको तीनों ऑप्शन के बारे में, चारों ऑप्शन के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए आखिरकार ये क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं है। आखिरकार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है। वह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। अगला कथन है यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। इससे अगला कथन है दोस्तों, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। और अगला कथन है इससे अगला डी कथन, यह न तो मौलिक अधिकार है नहीं विधिक अधिकार। आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि 44 में संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ, जिसके द्वारा जो मूल अधिकार है, अधिकारों में जो संपत्ति का अधिकार था, पहले क्या मौलिक अधिकार 7 थे, अब बल्कि 6 हैं, एक हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार को। अधिकार के भाग 3 में आर्टिकल कौन कौन से में थे, आर्टिकल 19 का 1 का 6, या फिर हम इसे एफ बोल सकते हैं, एफ है ये ध्यान रखना, एफ। और आर्टिकल 31 को निरसित किया गया, निरसित मतलब रद्द किया गया, मतलब उसे हटा दिया गया यहां से, ठीक है, किया गया। और जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, शीर्षक के तहत अब भाग 12 में कर दिया गया है। नए आर्टिकल 300A को शुरू किया गया है। अब ये 301 में हो गया, ये विधिक अधिकार हो गया, न कि मौलिक अधिकार। इसका आंसर भी है दोस्तों, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, न कि भारत के केवल नागरिक को प्राप्त है, बल्कि ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार, मान लो कोई विदेशी कंपनी आई, वहां उन्होंने इंडिया में उन्होंने कोई अपनी ब्रांच खोली, ठीक है, तो उसको भी तो अधिकार है भाई संपत्ति का, न कि भारतीय लोगों का। अगर ऐसा कुछ होता तो बाहर की कंपनियां नहीं आती, बाहर का हमारा जो बाहर का निवेश आता है वो क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास हम अच्छी मतलब चीज़ें देते हैं उनको, अच्छा इंफ्रा देते हैं, अच्छा सरकार उनका सहयोग करती है, तभी तो आएगी बाहर कंपनियां। तो यही तो मेन चीज, ये देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, न कि भारतीय नागरिकों को। ये चीज ध्यान रखनी है, छोटी छोटी मिस्टेक है ना, छोटी छोटी लाइन है, छोटी छोटी मिस्टेक हमारे क्वेश्चन को गलत कर देती है। हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन को सही कर देते हैं, हम सोचते हैं सही है, लेकिन बाहर आके पता चलता है क्वेश्चन गलत हुए। क्यों होता है वो गलत, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं गलती होती है, हम जल्दी बहुत करते हैं, क्वेश्चन को अधूरा पढ़ते हैं, अधूरा पढ़ के हम सोचते हैं क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन बाहर आके पता चलता है एग्जाम हॉल के कि हमारा क्वेश्चन तो गलत हो गया। ये चीज तो मैंने यहाँ पे अटेंड करने का तरीका भी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। अब देख लीजिए, मैंने आपसे बोला था अभी ये 2019 का क्वेश्चन है, इससे पहले 2022 का क्वेश्चन ये था। 5वीं अनुसूची के बारे में 2019 में भी आया, 2022 में भी आया। अब इसका आंसर बी है दोस्तों। देखो 30वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, एक चीज ध्यान रखना आपको, वैसे भी कॉमन से 12वीं अनुसूची तो नगर पालिका को संबंधित है, ठीक है। 9वीं अनुसूची वे मतलब इस प्रकार के
जो भी एक प्रकार से जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जितने भी संशोधन हुए थे उनको 9वीं अनुसूची में रख दिया गया। उनमें उनके बारे में बोला गया कि इनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है, तीसरी अनुसूची के बारे में पता होना चाहिए आपको। तीसरी अनुसूची के बारे में पता होना चाहिए आपको। अगर मैं हर चीज़ को बता दूंगा तो आप करेंगे क्या फिर? आपको ये चीज़ तो बता रहा हूँ। तो 5वीं अनुसूची है जिसमें ये बात की गई है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है आपको 9वीं अनुसूची के बारे में पता होने को सभी अनुसूचियों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में आया हुआ है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो सीधा आंसर है इसका बी। आपको मैं बता देता हूँ 5वीं अनुसूची के बारे में। सॉरी दोस्तों, 5वीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको छोड़कर भारत के सभी राज्यों के जनजातीय, विशेषकर ध्यान रखना जनजातीय प्रावधान है। और ये जो 4 राज्य है ना, ये इनका उल्लेख 6ठी अनुसूची में किया गया है। तो 6ठी अनुसूची भी याद हो गया आपको। इस अनुसूची 5वीं अनुसूची के बारे में बात चल रही है। इस अनुसूची में या इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान या प्रशासन हेतु राज्य, जो राज्य का राज्यपाल होता है, राज्यपाल को विशेषाधिकार होते हैं, दिया गया है। इसके अलावा जो राज्यपाल होता है संसद द्वारा निर्मित, सॉरी दोस्तों थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो उससे प्रॉब्लम हो रही है बार बार। कानून को एक क्षेत्र में लागू कर सकता है। ये क्या राज्यपाल का अधिकार है इन क्षेत्रों में होने से रोक सकता है। अगर मान लेते संसद ने कोई कानून घोषित किया है तो राज्यपाल ऐसे रोक सकता है। ये 5वीं अनुसूची के बारे में, तो इसलिए इसका आंसर है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यूपीएससी 2019 में आया था। ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, तब इसमें ये मतलब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों। अगर आपको पता होना चाहिए 9वीं अनुसूची के बारे में, इसके तहत भारतीय संसद किसी कानून विशेष को भारत के थोड़ा जाके कम है, बगल लेता हूँ। संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और ये बात जवाहरलाल नेहरू जी थे के समय की बात है, ठीक है। लेकिन एक केस आया था IR कुल बनाम तमिलनाडु सरकार, रेंज 2007। इसमें क्या बोला गया? इसमें निर्णय लिया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, फैसला सुनाया। क्या सुनाया फैसला दोस्तों? ये भी ध्यान रखना कि 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए
कानूनों को संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। मतलब कहने का मतलब है न्यायिक प्रलोभन किया जा सकता है। और ये बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए उन सभी डाले गए 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए सभी विषयों का न्यायिक प्रलोभन किया जा सकता है। लोकन किया जा सकता है। इससे पहले क्या होता था दोस्तों? इससे पहले एक चीज होती थी कि उसका न्यायिक प्रलोभन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मिसयूज किया गया। कई राज्यों ने ऐसे विषय डाल दिए गए जैसे आरक्षण को लेके, कई राज्यों ने अपने अलग अलग तरह के विषय डाल दिए गए जिनका न्यायिक प्रलोभन नहीं हो सकता था। तो ये IR किन्होलो बनाम तमिलनाडु राज्य एक केस आया, उसमें सुनाया गया कि ये बेसिक स्टैक्स का अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो जो 24 अप्रैल 1973 जो था उसके बाद विषय डाले गए उन सभी का न्यायिक प्रलोभन किया जा सकता है, उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो दोस्तों यहाँ तक ही बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन का तरीका बताया, आखिरकार कौन सी कोर एरिया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें ना यही हमारे क्वेश्चन गलत कर देती है। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आपको।